The MMA India Show. एथलीट अगर आपको यूएफसी में जाना है या तो आपको टॉप एथलीट बनना है तो ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं। वेन्स के टाइम पे एक दूसरे की आंखों में रहते तो आपको सच्चाई नजर आ जाती है। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं पहला इंडियन फाइटर हूँ यूएफसी में जो जीता है। तो अंशुल भाई, हाउ वाज योर ट्रिप? थोड़ा मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए लास वेगास में। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमने रोड टू यूएफसी फाइनल फाइट जीती। एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब हम वहाँ पे गए तो हमने सोचा था कि, क्योंकि मुझे कुछ बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वेगस ऐसा रेगिस्तान में है। मुझे लगा कैलिफोर्निया जैसे आप देखते हो, न्यूयॉर्क देखते हो, वैसा ही कुछ होगा। मैंने वेगस नहीं देखा। मेरा एक्सपेक्टेशंस वैसी थी, मैंने देखा रेगिस्तान है क्या है। तो फाइट के बाद भी हम बिल्कुल भी पार्टी नहीं कर पाए क्योंकि मैं बीमार हो गया। कोच सिट को ट्रेनिंग जाना था कहीं और, तो एज अ फाइट एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन हम वेगस का कोई एक्सपीरियंस नहीं हमें। तो अंशुल, बिफोर वी टॉक अबाउट द फाइट, मैं थोड़ा वेन्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। आप एकदम जोन्ड इन थे। इनफैक्ट आपको एक दफा लगा भी नहीं, जब उसने आपको एब्रप्टली आपको शायद कुछ करने की कोशिश की, आप बिल्कुल भी नहीं थे। उस टाइम क्या माइंडसेट थी आपकी? मेरा वेन्स के टाइम पे यही माइंडसेट होता है कि मुझे अपने अपोनेंट की आंखों में देखना है। मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप फेस टू फेस होते हो आप कितना भी फेक कर सकते हो। जब आप फाइट होने वाली है बिल्डअप में कि आई किल हिम और ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन जब आप वेन्स के टाइम पे एक दूसरे की आंखों में रहते हो तो आपको सच्चाई नजर आ जाती है। उसको भी मेरी आंखों में सच्चाई नजर आ जाती है, मुझे भी। तो मैं उसी पे फोकस था। मैं देखना चाह रहा था कि ठीक है ये फाइट में किस इंटेंसिटी के साथ आएगा। तो और चीज़ों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उस टाइम पे मुझे पंच कर भी चुका होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वेन्स है तो वेन्स है। मैं कभी भी हिट नहीं करूंगा अपने अपोनेंट को वेन्स के टाइम पे। अगर सामने वाला करता है तो उनके हिट वैसे भी फाइट में तो होना ही है। सो कोच सिद्धार्थ, जब वेन्स के टाइम जब उसने वो एंटिक खेला तो आपके माइंड में कुछ चल रहा था कि क्या पता अंशुल कैसे रिएक्ट करेगा, समथिंग लाइक दैट? सो वी डिस्कस्ड पहले ही फाइट के इवेंट के पहले कि ये ओपोनेंट ऐसा है कि ये अनप्रेडिक्टेबल चीजें करता है। जैसे इससे पहले जो फाइट था, जब अंशुल जीता था सेमीफाइनल्स, तब वो केज में आया था, उसने अंशुल को ऐसे किया था, जो एशेस किया था। तो वी न्यू कि वो वेन्स में भी ऐसा करेगा एंड वी न्यू कि वो फाइट में भी ऐसा करेगा। तो वी वर रेडी फॉर इट एंड ही प्लेड इट कूल। तो जो भी करेगा अंशुल was himself and everyone saw the weigh-in and afterwards they said कि अंशुल जीत गया, he won the weigh-in, easy. I don't lose veins. He doesn't lose weight, he doesn't lose weight. So before we even talk about the fight, आप थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हो? I know बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है, but right now for our viewers, like जब आपने स्टार्ट किया था आपको लगा था कि आप पहले इंडियन फाइटर बनोगे जो यूएफसी ऑक्टागन में जीत रहा है? ये मुझे तब लगा था जब मैं एक डिस्कशन में बैठा था। हम बहुत सारे दोस्त साथ में बैठे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, सब यूएफसी फैन थे, कि पहला यूएफसी कौन फाइटर होगा जो यूएफसी में जीतेगा, यूएफसी में जाएगा, वो कौन फाइटर। कोई बोल रहा था यार वो कोई ना लड़का नहीं हो सकता, वो ज़रूर कोई लड़की होगी। कोई बोल रहा था वो 10 साल बाद होगा, कोई कुछ बोल रहा था, कोई बोल रहा था शायद नेक्स्ट यंगर जनरेशन होगी। और मैं सोच रहा था सबकी बातें सुन के कि वो मैं होऊंगा। तो ये अराउंड 4 साल पहले की बात है। मेरा बिलीव बहुत पक्का होने लग गया था 2 साल पहले। 1 साल पहले, 1 या 1.5 साल, अराउंड 1.5 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब ये सिर्फ गोल नहीं, सपना नहीं है, इसके पीछे काम भी करना पड़ेगा। तो मैंने 1.5 साल पहले काम करने लग गया था मैं इस गोल के पीछे। लेकिन हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं पहला इंडियन फाइटर हूँ यूएफसी में जो जीता है। तो सो कोच, आपने एक सोशल मीडिया पोस्ट पे डाला था, आपने ऑलमोस्ट 1 डेकेड इसमें स्पेंड किया है, अपने रिसोर्सेज आपके पास कुछ ही जॉब था लंदन में, you could have done that, but you still chose to come back to India, train Indian fighters. So how was your emotion जब आपको लगा कि yes, finally I have a guy that is fighting in the UFC? I think ये नहीं था कि Anshul in the UFC. I think what we realized very early on with Anshul कि with his first fight only, because the way he got his first fight in MFN, that is when I was like, okay, this guy is serious. Because उसको first fight भी मिली थी, शॉर्ट नोटिस में मिली थी, संजीव बुद्धवर के साथ मिली थी, इस टाइम पे जब कोई संजीव बुद्धवर को फाइट नहीं करना चाहता।
And Anshul was also at a point where Anshul was also figuring out कि यार MMA करना है कि नहीं करना है, because he was also getting a lot of problems in amateur career. उसको fight नहीं मिल रहे थे, opponents एक तो fight people don't know. ये बेचारा नॉर्थ ईस्ट गया था फाइट करने के लिए, वेन कर लिया, वेट कट कर लिया, ब्रूटल वेट कट था, मेड वेट, and the opponent didn't turn up. And then again he went to Philippines to fight, amateur fight, big car, trained very hard, got in shape, and the fight got cancelled. So he was at a verge, and he was like, करना भी है कि नहीं करना है. And then Sanjeev Budwara वाला call आया, and I knew he was very hungry to fight. And then he went in, and Sanjeev Budwara उसमें अभी भी he's like the face of MFM and MMA generally in India में. And he went in completely unknown, and he beat Sanjeev Budwara, and that was when I was like, I'm really proud of this guy, and I knew he's going to go places. So I was the most proud then. उसके बाद से he's just proven me right at each step. He just fought killers and beaten them all. अभी he's in the UFC, great, but I still see a lot more things that he can achieve in the sport. So I'm just proud every day. So अंशुल, आप थोड़ा अपने फाइट के बारे में बताइए. स्टार्टिंग राउंड में इनिशियली आपको थोड़े किक्स लग रहे थे, बट यू इवेंचुअली फिगर्ड हिम आउट एंड उसको आपने अपना गेम प्लान पे पूरी एकदम से झपट लिया. तो आप अपने उसके बारे में बताएंगे. गेम प्लान थोड़ा सा अलग था क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था, मेरे को कफ का प्रॉब्लम होने लगा था, तो मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा था अच्छे से, और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो रहा था. बैक स्टेज में भी मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो जा रहा था वार्म अप के टाइम पे. तो वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि अब गेम प्लान सिर्फ स्ट्राइकिंग कम करेंगे, ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये फाइट ख़त्म हो सके. तो प्लान वही था क्योंकि वो बहुत एक्सप्लोजिव है. तो फर्स्ट राउंड का गेम प्लान यही था कि हम उसको ग्राउंड पे ले जाएंगे और एक्सप्लोजिवनेस ख़त्म करने का ट्राई करेंगे. तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे फिनिश चाहिए, जल्दी से जल्दी मैं फिनिश करना चाहता हूँ ये फाइट. और सेकंड राउंड के आई थिंक हमने काफ़ी अच्छे से फिनिश करी वो फाइट. तो क्या आप सरप्राइज थे गिवन हाउ इजीली आप उसको ग्राउंड पे डोमिनेट कर रहे थे, क्योंकि आप तो हाई लेवल पे ट्रेनिंग कर रहे थे, बट स्टिल क्या आप थोड़े सरप्राइज थे कि यूएफसी लेवल पे आपको इतनी इजीली आप सेकंड राउंड? मैं सरप्राइज था कि वो काफ़ी अच्छे से डिफेंड कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे अच्छे हाई लेवल फाइटर्स के साथ ट्रेन किया, और जिस तरीके से मेरा जो ग्राउंड कंट्रोल है वो बहुत ही अच्छा है और वो बहुत हाई लेवल है. मुझे पता है कि अगर नीचे कोई किस तरीके से मूव कर रहा है तो मुझे ऊपर किस तरीके से मूव करना है. मैंने बहुत अच्छे फाइटर्स के साथ ट्रेन किया, मैं ग्राउंड में सबको कंट्रोल कर रहा था, लेकिन मुझे जेका को लिटरली कंट्रोल करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था. आई थिंक उनने हमारी टेप देखी होगी, उनने देखा होगा मेरा बैक कंट्रोल अच्छा है, माउंट अच्छा है, तो वो स्केप्स पूरे अच्छे एकदम टेक्निकल स्केप्स ट्राई कर रहा था वो. बट या मेरा आई थिंक मैं एक लेवल आगे जा चुका था, मुझे पता है कि अगर ऐसे मूव करेगा तो मुझे किस तरीके से मूव करना है. तो मैं सरप्राइज इससे था, मुझे तभी फिनिश में इतना टाइम लगा. अदरवाइज जे का सेम फाइटर होता जो पहले था तो ग्राउंड में जाते ही फिनिश हो जाता. कोच, हाउ हार्ड डिड यू वर्क विद अंशुल टू वर्क ऑन हिज ग्रैपलिंग एंड रेसलिंग? We worked very hard on this grappling and wrestling, but उसमें natural aptitude भी था to learn things and pick up things. But I think first 2 years he focused a lot on his jiu-jitsu, and second year के end में we actually started wrestling classes. So first 2 years so he didn't even wrestle. उसके बाद we started wrestling classes. लोग के कोच थे, कोच इलियास अफगानिस्तान से, वो जब आए उनने जब wrestling classes शुरू किए, that's when we realized कि he's got a natural aptitude for wrestling, तो naturally pick up कर रहा था. और मेरे को 2-3 ही लोग दिखे हैं मेरे लाइफ में क्रॉस ट्रेन में जो naturally wrestling pick up करते हैं, और उसका शॉर्ट डबल लेग बहुत अच्छा था, ट्रांजिशन बहुत अच्छे थे. तो we worked very hard on it, but he also put a lot of effort. He had a lot of natural attributes. So I think that's his base. चाहे वो जितना अच्छा स्ट्राइकर हो जाए, no matter how world class boxer हो जाए, किकबॉक्सर हो जाए, he knows कि जिu-jitsu एक चीज है जो उस बैक पॉकेट में है, कभी भी निकाल सकता है. उतना ट्रेनिंग कर चुका है उसने, he knows it. So अंशुल, मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है, बहुत सारे जो बेटिंग वेबसाइट्स हैं, they were आपको अंडरडॉग स्टेटस आपको मिला हुआ था. तो क्या आप मेंटली आप फील कर रहे थे कि मैं अंडरडॉग हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी टीम फील नहीं कर रही थी कि हम अंडरडॉग है. हम बहुत डोमिनेटिंग फील कर रहे थे और हम फेवरेट फील कर रहे थे अपने आप को. और मेरे अराउंड जितने भी ट्रेनिंग पार्टनर और कोचेस थे, उन्होंने मुझे बिलीव दिलाया ये कि हम इस फाइट में जा रहे हैं और डोमिनेट कर रहे हैं. मेरा माइंडसेट डोमिनेशन का था.
तो मुझे अंडरडॉग बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। मुझे लोग बोल रहे थे, मैं यूट्यूब में देख रहा था, इंस्टाग्राम में देख रहा था कि मैं अंडरडॉग हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया क्यों मैं अंडरडॉग हूँ। मैं अभी तक अनडिफीटेड रहा हूँ। मैंने हाई लेवल पे कंपटीशन खेला है, जीता है। मेरा फाइट आईक्यू बहुत अच्छा है। मेरे को नहीं लगता कि मैं अंडरडॉग होना चाहिए था उस फाइट पे, बट इट्स अ फाइट गेम। So how was the reception back home जब आप ओह इट्स क्रेजी, स्टिल क्रेजी। मैं अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा पहले 5-7 दिन मुझे सपना सा लगा, मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझसे कोई पूछ रहा था कैसा लग रहा है, मैंने ठीक ही है। लेकिन अब जब मैं एक सपने से बाहर आ गया हूँ, आई एम लाइक अवेक, मुझे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि मुझे इतना प्यार और रिस्पेक्ट जिस तरीके से मिल रही है, मैं उसका बहुत 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 ब्लेस्ड फील करता हूँ अपने आप को। जिस तरीके से लोग प्यार दिखा रहे हैं, मेरा जब देहरादून में मैं आया और लोगों ने स्वागत किया, मेरे पास लोग आए कि हम ऋषिकेश से आए हैं, हरिद्वार से आए हैं, कोई बोल रहा है हम पुरोला से, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझे मिल पाए और मुझे थैंक यू बोल पाए मेरी परफॉर्मेंस के लिए। और तो सीरियसली मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, और मैं सारे जितना भी मुझे प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी जान लगा दूंगा सबको प्राउड फील कराने, जो भी मेरे पे बिलीव दिखा रहे हैं, जो भी मेरे पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, मैं उन सबको सही साबित करूँगा। और अभी तक मैं बोल रहा था कि इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा। अब सब बोल रहे हैं कि तुमको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे प्रेशर फील हो रहा है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अच्छा प्रेशर है। थैंक गॉड कि मुझे ये प्रेशर मिला और मैं इस लायक हो पाया। तो अनबिलीवेबल, अनरियल। 2023 आप अपने आप को किधर देख रहे हो, कितने फाइट्स आप चाहोगे यूएफसी में? 2023 में आप कितने फाइट्स आप करने चाहोगे? मैं चाहता हूं कि मैं 3 फाइट या 2 फाइट तो एटलीस्ट करूं, क्योंकि मैं अभी बहुत नया फाइटर हूं और यूएफसी का कार्ड ऑलमोस्ट जून जुलाई तक सेट है। तो बट स्टिल हम ट्राई करेंगे, हम जल्दी से जल्दी फाइट करें, और एक बार हम फाइट करेंगे तो मैं एक्टिव रहना चाहूँगा। तो आप अपना टाइम काफी स्पेंड करते हो बिटवीन दिल्ली एंड इंडोनेशिया, तो व्हेन आर यू गोइंग बैक टू इंडोनेशिया फॉर ट्रेनिंग? अभी हमें प्लान करना पड़ेगा। मैं रेसलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, तो आई थिंक मैं दिल्ली रहने वाला हूँ मार्च, और मार्च एंड में या अप्रैल स्टार्टिंग में हम इंडोनेशिया वापस जाएंगे। बहुत सारे इंडियन फाइटर्स हैं जो ड्रीम कर रहे हैं, जैसा कि आपने प्राउड किया इंडिया को यूएफसी में जाके। एक जो यंग फाइटर है जो इंटरव्यू देख रहा रहेगा, उसको आप क्या बोलोगे, उसको क्या करना चाहिए अपने करियर में, किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए, राइट स्टेप्स, रॉन्ग स्टेप, जिससे कि वो भी जो आप ड्रीम जी रहे हो वो भी जी पाए? बहुत, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बड़ा है और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। ऑब्वियसली सारे फाइटर्स अलग हैं, सबकी जर्नी अलग है। कुछ चीज़ें सेम है कि अगर आपने सपना देख ही लिया इतना बड़ा, तो ऑब्वियसली उसमें जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो दिक्कतें आएंगी वो भी बड़ी बड़ी होंगी। तो गिव अप मत करो, कंसिस्टेंट रहो। आपको बहुत दुख हो रहा है, कुछ हो गया है लाइफ में, फैमिली की तरफ से कुछ हो गया है, मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो लेकिन आप जाओ, मॉर्निंग ट्रेनिंग करो, इवनिंग ट्रेनिंग करो। दिन में 2 घंटे स्टडी को दो, फाइट स्टडी करो, टेक्निक स्टडी करो, रिवाइज करो जो क्लासेस में कराया है, ये आप कर सकते हो। और बाकी तो लाइफ है, सबके साथ अलग अलग गुजर रही है। किसी ने अगर छोड़ दिया और कंटिन्यू नहीं किया तो हमको उसको भी जज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको एथलीट, अगर आपको यूएफसी में जाना है या तो आपको टॉप एथलीट बनना है, तो ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं। किसी ने भी नहीं बोला कि आसान है। मेरे को आज तक किसी ने नहीं बोला था कि यूएफसी में जाना आसान होगा। सबने मुझे ये बोलता है तो इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंडियन फाइटर यूएफसी में पहुंच सके और रोड टू यूएफसी जैसा कंपटीशन जीत सके। तो आपको बस हर किसी को रॉन्ग प्रूव करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। कोच आपसे भी इसका आंसर चाहूँगा। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है ऑनेस्टली। अगर मैं स्टेप बैक करूं और अगर मुझसे कोई पूछता कि अंशुल क्रॉसटिंग ज्वाइन किया उसने और कोई बोलता है यूएफसी जाएगा, तो अब क्या उसको सीखना पड़ेगा यूएफसी, तो वो आंसर बहुत मुश्किल होगा देना, क्योंकि कितने सारे फैक्टर्स होते हैं
आई थिंक मेन चीज जो एक्चुअली भी बोला है कि अगर आपको यूएफसी खेलना है, आपको चैंपियन बनना है, तो वो आपके लाइफ का मेन फोकस होना चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। बाकी सब चीजें पीछे हो जानी चाहिए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो। सिंगुलर फोकस अगर आपके पास नहीं है, तो वो जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं वो ऑनेस्टली नहीं होगा। कि 100 लोग और ऐसे हैं, 1000 लोग ऐसे हैं जो सब कुछ छोड़ के दागिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे हैं सिंगुलर फोकस से कि उनको यूएफसी जाना है। वो भालुओं से रेसलिंग कर रहे हैं पहाड़ों में, क्योंकि उनको बचपन से 6 साल की एज से बोला है कि आपको यूएफसी जाना है। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं जहाँ पर काफी डिफिकल्टी होती है एमएमए ट्रेनिंग ढूंढने के लिए, वहां पर भी आप अगर फुली कमिटेड नहीं है तो आप नहीं खेल पाएंगे यूएफसी। तो 150% कमिटमेंट देना पड़ेगा। सब भूल जाओ, पार्टी भूल जाओ, गर्ल्स भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। सिंगुलर फोकस, हेड डाउन, गो फॉर ट्रेनिंग, पूरा कमिटमेंट, सीखो, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करो, एमेचर फाइट्स खेलो। जरूरी नहीं आप सब जीतोगे फाइट्स, बहुत अच्छा है हारना, क्योंकि हारने से भी बहुत सीखने को मिलता है। अंशुल ने भी जीतों की टूर्नामेंट खेले जब वो हारा है, बट हारने के बाद सीखा है, तो ये बहुत जरूरी है। तो कोई भी अप एंड कमिंग फाइटर है, आप एमेचर हो, खेलो, जितु खेलो, मुआय थाई खेलो, रेसलिंग खेलो, बॉक्सिंग खेलो, क्योंकि उससे जब आपका कोई टूर्नामेंट आ रहा है, अपने आप ट्रेनिंग करते हो आप, क्योंकि ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन आ रहा है, और वो आपको आदत देगा, आपको एक्सपीरियंस देगा कि आपको कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना है, सीखना है। और जब आप प्रो एमएमए फाइटर बनेंगे, तो आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी होगा जिसका आपके ओपोनेंट को नहीं पता, दुनिया को नहीं पता, पर आपने ऑलरेडी बिल्ड कर लिया है, ट्रेनिंग में बिल्ड कर लिया है और अपने एमेचर करियर में बिल्ड कर लिया है। तो वो बिल्ड करिए, समय लीजिए। काफी लोगों को 3 महीने में प्रो फाइटर बनना है, समय लो, 3-4 साल आप एमेचर खेलो, एक्सपीरियंस बिल्ड करो, फिर हो जाओ। तो ये तो अंशुल, जब आप वेगस में थे, क्या डेना वाइट से मिले या एनी टॉप रैंकिंग यूएफसी ऑफिशियल? हाँ जी, मैं डेना वाइट से मिला। जैसे ही फाइट ख़त्म हुई, मुझे उनका एक रूम पे ले गए। डेना वाइट से मैं मिला। डेना वाइट बहुत एक्साइटेड हो गए मेरे को मिलके। उन्होंने बोला कि आई वांट योर ऑटोग्राफ। तो ही टुक माय ऑटोग्राफ, अ सेल्फी। नो आई एम जस्ट जोकिंग। तो मैं डेना वाइट से मिला। ही सेड वेलकम टू द यूएफसी। वो अपने अलग एक रूम पे, तब तक आई थिंक मेन कार्ड स्टार्ट नहीं हुआ था, तो डेना वाइट केज साइड नहीं थे। मैं उनसे मिला, कुछ बातें हुई जो कि मैं सबको नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, बहुत सरियल था उनसे मिलना और ये देखना कि अच्छा, ये रिकग्नाइज कर रहे हैं एक इंडियन फाइटर को। डेना वाइट इवेंचुअली आखिरकार रिकग्नाइज कर रहा है। तो वन लास्ट मैसेज फॉर इंडियन फैंस। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोच सेड, मैं पूरी इंडियन एमएमए कम्युनिटी, कोच माइक, सोमा फाइट क्लब, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें दुनिया के सबसे बड़े एमएमए प्रमोशन में जो यूएफसी है। तो आप प्लीज़ इस जर्नी में हमारा साथ दीजिए, देखिए, बड़ी मज़ेदार जर्नी है और हमारा सपना है वर्ल्ड चैम्पियन बनना। हमारा प्लान एकदम सेट है। हम इस तरीके से वर्ल्ड चैम्पियन बनेंगे आने वाले 2-3 साल के अंदर। आप इस जर्नी में रहिए, देखिए क्या मज़ेदार है, सबको मज़ा आएगा और हम हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। तो बी विद अस।